हेलो दोस्तों। तो संविधान के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं कुछ महत्वपूर्ण आयोग के बारे में चर्चा करेंगे जो संवैधानिक तो नहीं लेकिन वैधानिक आयोग है, यानी संवैधिक आयोग या गैर संवैधानिक आयोग के रूप में जानेंगे। ठीक है। और आज के लेक्चर में ये भी हम चर्चा करेंगे कि संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग में क्या क्या अंतर है। ठीक है। आज का जो मुख्य टॉपिक होगा दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आज हम लोग परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। यानी कि आज के वीडियो में 3 लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, इसकी स्थापना कैसे की गई, इसकी क्या क्या कार्य एवं शक्तियां हैं। ठीक है। फिर परिसीमन आयोग का क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, CBI क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका शॉर्ट नाम होता है NCPCR। NCPCR का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि बच्चों के संरक्षण के लिए ये हमेशा तत्पर रहता है ये आयोग। ठीक है। और ये जो आयोग है दोस्तों, ये आपका वैधानिक आयोग है, ना कि आपका संवैधानिक आयोग है। ठीक है। संवैधानिक आयोग वह आयोग होता है दोस्तों जिसकी चर्चा संविधान में किया गया है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम संवैधानिक आयोग की परिभाषा और आपका वैधानिक या तो गैर संवैधानिक जो आयोग होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक ऐसा आयोग है, एक वैधानिक निकाय या वैधानिक आयोग है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है। इसे 2007 में संसद द्वारा बनाए गए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, 2007 में, किस अधिनियम के तहत? तो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। अधिनियम 2005 में आया लेकिन आयोग का गठन हुआ 2007 में। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ 20 नवंबर 1989 को, लेकिन भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदन किया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र समझौता बाल अधिकारों पर कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1989 को हुई थी, जबकि भारत सरकार ने इसका आपका अनुमोदन कब दिया था? 11 दिसंबर 1992 को दिया था। और इसी समझौते के तहत दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है, यानी कि जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से कम है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा, यानी कि बच्चा माना गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समझौते के तहत? तो संयुक्त राष्ट्र समझौता जो 20 नवंबर 1989 को हुई थी। इस आयोग का क्या क्या कार्य है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या क्या कार्य है। तो बाल अधिकारों का है तो सबसे पहले बच्चों के अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों का ये संज्ञान लेता है और उनका निवारण करने का सिफारिश करता है। ध्यान रहे दोस्तों कि जितने भी आप देख रहे हैं आप वैधानिक आयोग, वो सब सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी या सिफारिश करने वाली संस्था है। ठीक है। वो खुद से कार्रवाई नहीं कर सकता, सरकार से सिफारिश कर सकता है उसे लागू करवाने के लिए, उसको दंड, जो व्यक्ति हनन किया उसको प्रति सजा देने के लिए ये सिफारिश सिर्फ कर सकता है। ये भी वैसा ही संस्था है। यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून, नीतियों और कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब की जांच करना इस आयोग का मुख्य कार्य है। इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में से 2 सदस्यों का महिला होना अनिवार्य है। ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, और ये 6 से में भी 2 सदस्यों का महिला होना अनिवार्य है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ से आप ध्यान देंगे दोस्तों, इससे पहले आपने पढ़ा था ये महिला आयोग पढ़ा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़े थे, ये सब के बारे में आपको बताए थे कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था? तो राष्ट्रपति कर रहा था। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ समिति बना दिया जाता है, उसी के तहत इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। वही यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति करती है, यानी कि सदस्य ये समिति बना दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वही सरकार जो है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस समिति का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो भी अध्यक्ष होगा वो महिला एवं बाल विकास विभाग का अध्यक्ष होगा। वेतन एवं भत्ते की बात करें दोस्तों, तो ये अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, सेवा शर्तें सब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार ही इसे नियुक्त करती है। नियुक्ति के बाद इनमें गैर लाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो सब में लागू है दोस्तों कि जब अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्त हो जाती है तो उसमें गैर लाभकारी, नहीं कि इसको ये कह सकते हैं अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इन्हें 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और इन्हें 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त भी नहीं किया जा सकता है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और अन्य सदस्य के लिए 60 वर्ष ये लागू है। ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र 65 वर्ष और सदस्यों का उम्र आपका 60 वर्ष है। ये हटेगा कैसे? तो त्यागपत्र देकर। अध्यक्ष या कोई सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित त्यागपत्र देकर भी कभी पद छोड़ सकता है। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकती है। ये स्वयं विधान दे सकता है या तो केंद्र सरकार भी इसे हटा सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, जितना अभी हमने पढ़ा उसे हम लोग वन लाइनर के रूप में इसे रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। यानी NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह एक ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है।
किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई? तो 2005 के अधिनियम के तहत हुई। कब हुई? 2007 में स्थापना हुई। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र में समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 20 नवंबर 1989 को हुआ था, जबकि भारत सरकार ने इसे अनुमोदन कब दी थी? 11 दिसंबर 1992 को। बच्चा कितने वर्ष से कम उम्र के लोगों को माना है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसकी संरचना क्या है। तो संरचना के बारे में बताए थे कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, और ये 6 सदस्यों में से 2 महिला अनिवार्य है। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष का उम्र 65 वर्ष और सदस्य का उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। और क्या कहता है दोस्तों, किसी मामले की जांच करते समय आयोग के पास निम्नलिखित मामलों में एक सिविल अदालत की सभी शक्तियां होती है। सिविल अदालत की शक्तियां होती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सिविल शक्तियां प्राप्त होती है, इससे पहले भी आपने आयोग पढ़ा था, उसमें भी बताए थे कि सिविल अदालत की शक्तियां होती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना और उसका शपथ परीक्षण करना, यानी कि अपने पास बुलाना। समन जारी करने का मतलब हुआ कि ये अपने पास बुला सकता है। ठीक है, किसी भी दस्तावेज की खोज एवं उत्पादन की मांग करना, कोई भी दस्तावेज हो कोई मामले को लेकर उसे वो मांग कर सकता है। ठीक है, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना यानी गवाही प्राप्त करना, किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, यानी किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से या अदालत से वो कोई भी अभिलेख की मांग कर सकता है ये। ठीक है, और गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु समन जारी करना, यानी गवाही का या दस्तावेज कोई है उसके लिए वो अपने पास बुला सकता है। यह आयोग बच्चों से संबंधित निम्न 3 अधिनियमों के तहत भी अतिरिक्त कार्य करती है, यानी कि ये अपने कार्य के अलावा ये 3 अन्य कार्य भी करता है। क्या क्या दोस्तों? बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे भी ये लागू कराने का प्रयास करता है। ठीक है, सिफारिश करती है सरकार से। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015। आगे देखेंगे दोस्तों, आइए इसको हम लोग शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं कि आयोग को जांच के समय सिविल कोड जैसी 5 शक्तियां प्राप्त होती है। समन कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है, शपथ पत्र की जांच कर सकता है, सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है, गवाही एवं दस्तावेज का परीक्षण कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग समाप्त हो जाती है। आइए हम लोग दूसरा चर्चा करते हैं, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग ये भी एक संवैधानिक आयोग नहीं है, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, इसका कार्य क्या है दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। संविधान में परिसीमन आयोग का संबंध कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। यह भी एक वैधानिक आयोग है। यह भी एक ऐसा आयोग है दोस्तों, वैधानिक आयोग है, यानी कि यह एक संवैधानिक आयोग नहीं, यानी इसकी भी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 82 कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 82 में बोला गया है कि प्रत्येक जनगणना के समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विधित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। यानी कि अनुच्छेद 82 में कहता है दोस्तों कि जो भी लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, राज्य के विधानसभा क्षेत्र, उसके प्रत्येक जनगणना के बाद, ठीक है, जनगणना की समाप्ति होने के बाद, आपको पता होगा जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है और जनगणना कराने का दायित्व हमारा केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो ये जनगणना समाप्ति के बाद लोकसभा एवं राज्य के विधानसभा क्षेत्र में क्या कर सकता है कि विभाजन कर सकता है, बंटवारा कर सकता है, या फिर पुनः से समायोजन करके कोई भी क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये करने का शक्ति है अनुच्छेद 82 में, और इसी के लिए है ना, क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने के लिए ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, वह यहाँ लिखा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। यानी कि जब जैसे आपको आगे चर्चा करेंगे कितने परिसीमन आयोग अभी तक बना है। ठीक है, तो परिसीमन आयोग जब बन रहा था, घटाया या बढ़ाया जा रहा था सीटों को, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 2000 ईस्वी तक इसके परिसीमन पर रोक लगा दिया, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन जब 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 आया, इसके द्वारा क्या किया, अनुच्छेद 82 और 170 के शर्तों में संशोधन किया गया, और इसके तहत फिर क्या किया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। यही अभी तक लागू है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि यह कब प्रावधान किया गया कि 2026 तक के लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो ये किया गया दोस्तों 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगी। अब तक देखते हैं दोस्तों कि गठित 4 परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग हुआ पहला 1952 में, फिर हुआ 1962 में, 73 में, और जो नवीनतम परिसीमन आयोग है दोस्तों ये 2002 में हुई है। आइए 2002 की कुछ प्रमुख बातें कर लेते हैं दोस्तों कि नवीनतम परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि नवीनतम जो परिसीमन आयोग 2002 है उसका वो गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, तो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान कर दिया था। ठीक है, नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें कि 2002 में जो गठन किया 2001 के आधार पर किया गया है। ठीक है, आयोग के सदस्य तथा परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। यानी कि परिसीमन के लिए जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं सभी इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, कार्य के बारे में चर्चा करें। कहता है परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना, फिर से उसे घटाना या बढ़ाना इसका कार्य होती है। क्या क्या नियम है दोस्तों,
परिसीमन आयोग का कहता है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जा सकता है। यानी परिसीमन आयोग के आदेश को कहाँ रखेगा दोस्तों? लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जा सकता है, लेकिन लोकसभा एवं राज्य विधानसभाएं परिसीमन आयोग के आदेश में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जब परिसीमन आयोग का आदेश होता है जो वो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में रखा जाता है, क्या उसमें कोई परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जो परिसीमन आयोग कहा वही लागू रहेगा। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं दोस्तों, ये परिसीमन आयोग था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं कुछ हम लोग संवैधानिक आयोग के बारे में जो बता रहे थे, फिर हम लोग देखेंगे कि सांविधिक आयोग क्या है। ठीक है, परिसीमन आयोग का कुछ फैक्ट यहाँ भी है दोस्तों, ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वो आयोग के बारे में देखेंगे। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को हुआ। अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे और इसकी सिफारिशें पर 2008 में मंजूरी मिली, तो पता ही है। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट को एक बार ध्यान रखेंगे, है ना। पहले आरक्षित सीट, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट, यानी कि ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। एससी के जो सीट बढ़ाया गया है दोस्तों, 79 से 84 किया गया, एसटी का 71 से 43 किया गया है ना। और अनारक्षित सीटों की संख्या 412 है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कहता है वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, यानी कि 2002 के तहत जिस राज्य का परिसीमन नहीं हुआ वो कौन कौन है दोस्तों? तो वो है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड। यानी कि सभी इधर का है आपका पूर्वोत्तर राज्य है, जबकि एक हमारा पड़ोसी बिहार के राज्य का पड़ोसी राज्य है झारखंड। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं जिनका 2002 के परिसीमन आयोग में कोई संशोधन नहीं किया गया था, यानी असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका। यानी पूर्वोत्तर के भी 4 राज्य जो था, ये जो 4 राज्य हैं, इसमें स्थानीय विरोध के कारण और अदालत के स्थगन के कारण इसमें परिसीमन नहीं हो पाया। जबकि झारखंड की बात करें दोस्तों, तो कहता है झारखंड सरकार नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। यानी सरकारी नीति के कारण ये जो आरक्षित सीट है उसके कम होने के कारण ये भी पूरा नहीं हो सका। ये 5 राज्य ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन कौन? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये स्थानीय विरोध और अदालत के स्थगन के कारण परिसीमन नहीं हुआ, जबकि झारखंड में सरकारी नीति में आरक्षित सीटों के कम होने के कारण इसका भी परिसीमन नहीं हो सका। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आइए जितना हमने अभी पढ़ा है उसे एक बार में क्विक रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। एससी सीट को 79 से 84 किया गया, जबकि एसटी को 41 से 47 किया गया। अनारक्षित सीट 412 है। 2002 परिसीमन नहीं हो पाया, किसमें? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा छूट गया था यहाँ पर, क्या चीज? ये संवैधानिक आयोग और आपका वैधानिक आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो संवैधानिक आयोग क्या है दोस्तों? तो संवैधानिक आयोग की आइए पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कि संवैधानिक आयोग क्या है। ठीक है, तो देखिए संवैधानिक आयोग के बारे में क्या कहा गया है। कहता है संवैधानिक आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कहता है वह संस्था जिसकी स्थापना भारत के संविधान द्वारा की जाती है, जिसके अधिकार, कार्य एवं संरचना संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं और जिसे कार्यपालिका के हस्ताक्षर के बिना कार्य करने के लिए पूर्ण या कार्यात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे में चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया, केग हो गया। कहता है इन निकायों को बदलने या भंग करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, न कि सामान्य संसदीय अधिनियम की। ठीक है, यानी कि संवैधानिक आयोग वह आयोग होता है दोस्तों जिसको लागू करने के लिए कार्यपालिका के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है। कार्यपालिका कहें तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है दोस्तों? कार्यपालिका के अधीन हमारा आपका प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ये और जितने भी मंत्रिमंडल है सभी कार्यपालिका आते हैं। बिना हस्तक्षेप किए ये जिस आयोग का स्थापना होती है उसे हम लोग संवैधानिक आयोग कहते हैं। और अगर इसे हटाना हो, इन निकायों को में बदलाव करना हो, इसमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है, ना कि संसदीय अधिनियम की जरूरत होती है। तो आपने संवैधानिक आयोग को देखा। आइए कुछ संवैधानिक आयोग को हम लोग एक झलक देखने का प्रयास करते हैं, जिसकी डिटेल हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा चुके हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद आपका 324 से 329 में है, भाग 15 में है ना। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग 280 में है। ये सब की ये चर्चा संविधान में किया गया। कार्यपालिका के बिना हस्तक्षेप के भी ये इसकी स्थापना होती है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चर्चा कर चुके हैं। भारत के महान्यायवादी, राज्य का अधिवक्ता, संवैधानिक विधि की संरचना, ये सब हमारा संवैधानिक आयोग है। अब हम लोग चर्चा करते हैं सांविधिक आयोग। इसी का नाम है दोस्तों गैर संवैधानिक आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, गैर संवैधानिक आयोग भी आप कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? वैधानिक आयोग भी कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपने संवैधानिक आयोग को समझ लिया तो इसे समझने में आपको आसानी होगी। क्या होगा कि इसकी चर्चा कहीं भी हमारे संविधान में नहीं होगा। ठीक है, जबकि इसकी जो गठन होगा दोस्तों, ये संसदीय अधिनियम के तहत इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, आइए परिभाषा देखते हैं इसका।
क्या कहता है वैधानिक आयोग को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था या निकाय है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल की एक विशेष कानून अर्थात अधिनियम द्वारा बनाया जाता है ताकि सरकार को किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जैसे कानून के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ये सब में नियम बनाने, सलाह देने या कार्य करने में मदद मिल सके। और यह सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त नहीं करता है, इसको शक्ति प्राप्त होता है संसद अधिनियम या फिर राज्य विधानमंडल अधिनियम के द्वारा प्राप्त होता है। और इसका अस्तित्व एवं शक्तियां उस कानून पर निर्भर करती है जिसने इसे बनाया है, और इसे गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है या इसी को वैधानिक भी कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो बार बार हम चर्चा कर रहे थे कि संवैधानिक आयोग क्या है, वैधानिक आयोग क्या है, इसे आप समझने में सक्षम होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सांविधिक अंतर थोड़ा सा समझिए। संवैधानिक कह देगा तब तो हो जाएगा इसकी चर्चा संविधान में है, और जब कह देगा सिर्फ सांविधिक तब इसकी चर्चा संविधान में नहीं है बल्कि संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा, संसद अधिनियम के द्वारा इसे निर्माण किया गया है। नीति आयोग, इसकी चर्चा कहीं भी संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन 1993 में, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब जो है कैसे गठन है दोस्तों, कैसे आयोग है, तो सांविधिक आयोग है। आइए इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है क्या है, सीबीआई। क्या नाम है दोस्तों, सीबीआई। सीबीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो सीबीआई का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए यहाँ पर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना से हुई है, यानी कि ये वैधानिक भी नहीं है और ना ही संवैधानिक है। इसे जो ताकत मिलती है दोस्तों, इसे ताकत मिलती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के द्वारा मिलती है। आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई। गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा स्थापित की गई थी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया और इसे सीबीआई के प्रभागों में से एक बना दिया गया। बाद में सीबीआई को कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ना ही संवैधानिक है। ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है? नहीं। क्या एक वैधानिक संस्था है? नहीं। यानी कि संसद के द्वारा भी इसे अधिनियम के तहत नहीं बनाया गया, नहीं संविधान में चर्चा है। तो इसको बनाया कैसे गया, इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? कहता है दोस्तों इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डीएसपीई एक्ट 1946 से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या सीबीआई एक संवैधानिक संगठन है? नहीं। वैधानिक है? नहीं। तो इसकी शक्ति कहां से मिलती है? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि जब कोई संस्थान या कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या फिर ईमानदारी पर के खिलाफ हो, है ना, तो उसके लिए सीबीआई का जांच बैठाया जाता है। यह जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल की सहायता करता है। आगे कभी चर्चा करें केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, लोकपाल क्या है। ठीक है, एनआईए एवं सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर है। एनआईए क्या है दोस्तों? एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एनआईए और सीबीआई दोनों में अंतर है। एनआईए की स्थापना 2008 में हुई, जबकि सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई। इसको जो है शक्ति मिलती है ये आपका दिल्ली विशेष पुलिस बल के द्वारा 1946 के अधिनियम के तहत। ठीक है, एनआईए की स्थापना 2008 में हुई, मुंबई आतंकी हमले के बाद में हुई थी। ये क्या करता है दोस्तों कि केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण एवं अन्य आतंकवादियों से जुड़े अपराधों की जांच करता है। ठीक है, यानी जहां कोई आतंकी घटनाएं हुआ हो उसे कौन जांच करता है? एनआईए करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करता है। आतंकियों के वित्त पोषण, यानी वैसे कोई देश या संस्था जो आतंकवादियों को ये बढ़ावा देता हो या फिर अन्य कोई आतंकवादी से जुड़े मामला हो उसकी जांच करता है। वहीं सीबीआई की बात करें दोस्तों, सीबीआई का काम है भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध एवं गंभीर तथा संगठित अपराध, ये आतंकवादी के अलावा से जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है। यानी ये भ्रष्टाचार को भी देखता है, आर्थिक अपराध को भी देखता है, गंभीर एवं संगठित अपराध को भी देखता है। ठीक है, जबकि एनआईए जो था वो सिर्फ आतंकी हमले के बारे में, आतंकी हमले को कौन बढ़ावा दे रहा है ये सब के बारे में जांच करता है। ठीक है, यानी कि ज्यादा क्राइटेरिया अगर देखा जाए, ज्यादा क्षेत्र किसको मिला हुआ है? सीबीआई को मिला हुआ है। सीबीआई का मोटो क्या है? सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? तो उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। सीबीआई का मिशन क्या है? सीबीआई का मिशन यानी सीबीआई का उद्देश्य क्या है? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना, है ना। इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना, अपराधों के लिए सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना, कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। यानी संविधान और देश की कानून की रक्षा करना और गहराई से जांच प्रदान करना, अपराधी के लिए सफल अभियोग दायर करना, ये सब इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, सीबीआई का प्रमुख निदेशक होता है, एक प्रमुख निदेशक होता है, उन्हें विशेष निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान भी किया जाता है।
सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। इंटरपोल आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, इंटरपोल के बारे में कभी हम लोग जब हम लोग विदेशी संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे तब, ठीक है। आइए दोस्तों, जो हमने पढ़ा है उसे ऑनलाइनर के रूप में रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है विशेष पुलिस स्थापना के तहत 1941 में, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा। इसे संसदीय अधिनियम ये के तहत नहीं बनाया गया, अर्थात ये वैधानिक ना ही संवैधानिक है। वही यहाँ लिखा है कि वैधानिक संस्था नहीं है, फिर भी इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, तो DSPE एक्ट 1946 से, यानी कि दिल्ली जो विशेष पुलिस बल है दोस्तों अधिनियम, उसके तहत इसे शक्ति मिलती है। इसका काम क्या है, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर संगठित अपराध की जांच पड़ताल करना। एनआईए एवं सीबीआई में अंतर क्या है दोस्तों कि एनआईए आतंकवादी हमले की जांच करता है, जबकि सीबीआई अन्य बड़े बड़े अपराधियों को। इसका मोटो क्या है, सीबीआई का उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। इसका हेड कौन होते हैं, निदेशक, ठीक है। और इंटरपोल सीबीआई नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। सीबीआई का पूरा नाम तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई भारत सरकार की एक बहु अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यतः यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके लोक उपक्रमों के कर्मचारी के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखता है, यानी कि सीमित रखता है सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश और उनके लोक उपक्रमों के कर्मचारी के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक ही अपने को सीमित रखता है, अन्य व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती है ना। लेकिन कहता है यह हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है, यानी कि खुद को यह सीमित रखने का प्रयास करता है केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश और उनके लोक उपक्रम के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार तक में। लेकिन कोई ऐसे हत्या हो या अपहरण हो या बलात्कार हो, वैसे गंभीर अपराधों में भी जब राज्य सरकार उसे सौंपती है कि इसकी जांच की जाए, तब वो अपने हाथ में लेती है। इसके अलावा ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा भी निर्देश प्राप्त होने पर भी ये अपने हाथ में लेती है, ठीक है, यानी कि ये अन्य काम भी ये ले लेता है अपने हाथ में निर्देश देने पर। आइए इसको ऑनलाइनर के रूप में रिवीजन करें। सीबीआई बहु अनुशासनिक जांच एजेंसी है। इसका मुख्य काम है भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों की जांच करना। केंद्र सरकार या यूनियन टेरिटरी लोक उपक्रम के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच तक ही अपने को ये सीमित रखता है, लेकिन राज्य सरकार संदर्भित दे तो गंभीर अपराध भी अपने हाथ में लेती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर भी अपने पास केस लेती है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी 1962 से 64 के बीच में, है ना। ये इसको सीबीसी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन के समय यह न तो सांविधिक संस्था थी और न ही संवैधानिक संस्था थी, ठीक है। बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक दर्जा मिला। किसको, सीबीसी के बारे में, सिविल विजिलेंस कमीशन के, ठीक है। शुरू में ना तो ये वैधानिक था ना ही संवैधानिक था, बाद में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया 2003 में। संस्थानों समिति की सिफारिश, सीबीसी का गठन। शुरू में सीबीसी ना तो संवैधानिक था ना ही वैधानिक था, और 2003 से वैधानिक दर्जा मिला है सीबीसी के, यानी सीबीसी भी इसमें क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जी के हब बाय रामविलास सर है, जिसे आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और वीडियो जब देखते हैं तो आप लाइक का भी बटन अवश्य दबाएं, और अगर कुछ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।